हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है हमारा एनसीईआरटीज़ का जो फाउंडेशन कोर्स है, और वो डिफेंस एग्जाम्स के लिए है। सभी सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए है, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं। स्ट्रैटेजी आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास वाइज नहीं चल रहे हैं। जो प्रिपरेशन आज तक आप करते आ रहे थे, उसमें एक इशू सबसे बड़ा ये है कि आप जब क्लास 6th 7th और 8th कर लेते हैं, उसके बाद जब 8th क्लास तक पहुंचते हैं तो आप भूल जाते हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी में क्या था। उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक नई स्ट्रैटेजी स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग एक टॉपिक को पकड़ते हैं और 6th to 12th की एनसीईआरटी में जहाँ जहाँ वो टॉपिक होता है उसको हम कवर करते हैं, ताकि आपका एक फ्लो बना रहे और आप बेसिक टू एडवांस्ड 6th to 12th क्लास में जहाँ जहाँ होगा बेसिक टू एडवांस सब सीख ले, और आपका एक फ्लो बनने की वजह से आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। तो ये स्ट्रैटेजी आप जानते हैं। आज क्लास 9th हैं, जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता है। जो लोग नए हैं, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जितने भी डिफेंस एग्जाम्स में हैं। बिकॉज अगर आप ये शेयर करते हैं और लोगों तक पहुंचती हैं, लोग देखते हैं और पसंद आती हैं उनको, तो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं बेसिकली वो, तो उससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है बहुत सारी। ठीक है, तो और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। एंड अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है, हमारा पब्लिक चैनल है टेलीग्राम पर, टारगेट आईबी एग्ज़ाम्स। ये हमारा इस पेज का मेन चैनल है, इस यूट्यूब चैनल का। तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे सभी एग्ज़ाम्स के अपडेट्स आ जाते हैं आपके पास, और जो फ्री पीडीएफ्स हम प्रोवाइड करते हैं चीज़ों की, वो यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। और जितने भी ये फाउंडेशन कोर्स जो हमारा चल रहा है डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए, सभी जनरल स्टडीज सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो उसकी क्लासेस के अपडेट आपको इस पे मिल जाते हैं, ताकि आपको ये ना ढूंढना पड़े बार बार कि क्लास आई है कि नहीं आई है। जैसे ही क्लास अपलोड होती है वैसे ही अपडेट दे दिया जाता है। तो आप ये ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आपको सीधा क्लिक करके जाना है, वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा सीधा टेलीग्राम की तरफ। अगर आपको पीडीएफ्स के लिए पूछना है, तो एक मेरा प्राइवेट अकाउंट है टेलीग्राम पर, माइंड मैप्स बाय आकाश के नाम से। इसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप आराम से मुझसे आके पीडीएफ के बारे में बात कर सकते हैं। एक बैच है हमारा, जिसमें हम सब्सक्रिप्शन पे बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स, आपके क्लास के सारे नोट्स, जो मार्क्ड नोट्स होते हैं हमारे, ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े, खुद से ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इस बारे में। और आपको सारे करंट अफेयर्स जो अगस्त 2023 से लेकर हम अगस्त 2024 तक कवर करते हैं, ताकि आपका पूरे एक साल की करंट अफेयर्स प्रिपरेशन हो जाए, जो कि डिफेंस एग्जाम्स के लिए बनाई गई हैं। वो रैंडमली यूपीएससी सिविल सर्विसेज की करंट अफेयर की बुकलेट्स नहीं है, वो डिफेंस एग्जाम्स के लिए डिज़ाइन की हुई है, जिसमें थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें भी आती हैं। तो वहाँ पे वो मिल जाएंगी आपको। साथ में और भी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स, ये आपको जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपको उस बैच में मिल जाएंगे। आपको उस बारे में पूछना है तो माइंड मैप्स बाय आकाश, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम पे पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओशंस। और ओशंस के रिलेटेड जितने भी हमारे 6th to 12th एनसीईआरटी में चैप्टर्स हैं, हम उनको कवर करेंगे। ऑफ कोर्स चैप्टर्स काफ़ी बड़े बड़े भी हैं बेसिकली, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम शायद 2 क्लासेस भी लें, लेकिन कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी हो जाए। तो सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्लास 7th का है, विच इज़ चैप्टर 5, वाटर। ठीक है। वेन यू थिंक ऑफ वाटर, वॉट इमेजेस कम टू योर माइंड? जब आप सोचते हैं वाटर के बारे में, तो आपके सबसे पहले दिमाग में, जहन में सबसे पहली इमेज कौन सी आती है? यू थिंक ऑफ रिवर्स, वाटरफॉल्स, द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, वाटर इन योर टैप्स, ये सब चीज़ें हमें याद आती हैं। ठीक है। वेयर डज द वाटर गो? वाटर हमें पता है, हमें दिखता है, लेकिन ये वाटर जाता कहाँ है? आने वाला हमें पता है, ये हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि ये वाटर फिर चला कहाँ जाता है? जैसे कि आप पेपर बोट चलाते हैं अपना रेन के टाइम पे, और जैसे ही थोड़ा सा बारिश बंद होती है, थोड़ी देर बाद वो पानी सारा गायब हो जाता है। वो पानी सारा जा कहाँ रहा है? तो हम उसी को देखने वाले हैं अभी। द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन, उस इवेपोरेशन की वजह से ये वाटर जो है वेपर में बदल जाता है और फिर एयर में मिल जाता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, फिर वो कंडेंस हो जाता है और क्लाउड्स फॉर्म कर लेता है और फिर प्रेसिपिटेशन होती है। ये हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow और sleet। ठीक है, ये सब चीज़ें भी हमने प्रेसिपिटेशन हमने पिछली क्लास में किया था बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। कोर्स के क्लास वाइज चलेंगे तो आपको ही समझने में बड़ी आसानी होगी। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस
एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड में ही जो वाटर पूरा घूम रहा होता है इसी साइकिल के अंदर, इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। आर अर्थ इज लाइक अ टेरेनियम। टेरेनियम का देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज टेरेनियम। टेरेनियम, इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स को। स्मॉल हाउस प्लांट्स को हम रखते हैं बेसिकली, वो एक आर्टिफिशियल जग टाइप में, तो उसको बोलते हैं टेरेनियम। तो टेरेनियम ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक अर्थ को आप मान लीजिए पूरी स्फेरिकल बॉल है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है, जो एटमॉस्फेयर से घिरी हुई है जो लेयर उसकी। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। द वाटर यूज टू इरीगेट फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजॉन रिवर 100 ईयर्स अगो। हरियाणा में जिसमें आपने फील्ड में इरिगेशन की होगी, वो पानी कब ओशन में चला गया, उससे बारिश हुई और कब वो अमेजॉन रिवर का पार्ट बन गया, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये होता है, सारा जो अर्थ का जो पानी है वो एक दूसरे के साथ ही मिक्सअप होता रहता है। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर कौन से सोर्सेज हैं आपके पास जिससे आप पानी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत छोटा हिस्सा है। जब हम कंपेयर करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को इस अर्थ के ऊपर, तो उसमें फ्रेश वाटर बहुत कम परसेंटेज होता है हमारा, ठीक है। तो उसमें जो फ्रेश वाटर जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। ये हैं कुछ आपके सोर्सेज जहाँ से, मेजर सोर्सेज जो हैं जहाँ से फ्रेश वाटर आपको मिलता है। रिवर्स से, नदियों से, पॉन्ड्स से, स्प्रिंग्स से एंड ग्लेशियर्स से। द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। समुद्र में और ओशन में तो बेसिकली क्या है कि आपको सॉल्टी वाटर मिलता है। द वाटर ऑफ ओशंस इज सॉल्टी और सेलाइन। क्यों? एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स है इसमें लार्ज अमाउंट में। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट जो हम खाते हैं बेसिकली, जो घर में यूज़ करते हैं, कॉमन टेबल सॉल्ट जो सोडियम NaCl जो उसका फॉर्मूला है, आप जानते हो कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली उसके बारे में बात करें कि बहुत सारी डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे ओशंस दिए हुए हैं, ठीक है। मैं आई होप कि मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर सकूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए थोड़ा सा। करंट पेज राइट, आई होप, हाँ हो रहा है, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ओशंस दिखाए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आता है कैरिबियन सी, ठीक है। इनके राइट में आता है अटलांटिक ओशन, जो इतना बड़ा है तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन, सदर्न हेमिस्फेयर के लिए साउथ अटलांटिक ओशन। इसी के लेफ्ट में आपको पैसिफिक ओशन मिल जाता है, ठीक है। और पैसिफिक ओशन किसके साथ लग रहा है? ये एशिया के साथ लग रहा है, एशिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, यहाँ पैसिफिक ओशन में, ठीक है। उसके बाद इंडिया के नीचे है इंडियन ओशन आपका, ठीक है। यहाँ पे है आपका सदर्न ओशन एंटार्क्टिका के पास, और आर्कटिक के पास है आर्कटिक ओशन। तो ये है कुछ मेजर ओशंस जो हमारी वर्ल्ड में है हमारे पास, जिसको मैप के थ्रू इस उसमें NCERT में बताया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, लेट अस take it back, yes. Next, distribution of water bodies. We all know that 3/4 of the earth's surface is covered by water. ये हम जानते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी कंपेयर टू दी कॉन्टिनेंट्स या लैंड की अवेलेबिलिटी से ज़्यादा है। 3/4 जो है अर्थ सरफेस का बेसिकली वो वाटर से कवर्ड है, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ, इट इज़ इंपॉर्टेंट। इफ़ देर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, तो फिर भी हमें बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे हमें स्कार्सिटी फेस हो रही है। अब जैसे रिसेंटली इंडिया के अंदर ही बेंगलोर के अंदर वाटर स्कार्सिटी बहुत फैल रही है। वैसे ही केप टाउन जो है नीचे साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है वाटर की स्कार्सिटी, और थोड़े दिनों में ही इतना स्कार्स हो जाएगा वाटर कि यू विल हैव टू इम्पोर्ट वाटर। मॉलडीव्स है, मॉलडीव्स बहुत सारा पानी मंगाता था पहले इंडिया से, लेकिन अब चाइना जो है तिब्बत से उसको पानी प्रोवाइड कर रहा है मॉलडीव्स को। तो बेसिकली ऐसा है कि अब मॉलडीव्स इतने सारे पानी से घिरा हुआ है, टापू है एक, लेकिन वो सारा पानी जो है वो सॉल्टी वाटर है, और उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए बहुत डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, जिसको मिडिल ईस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से समझना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट वगैरह भी चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसलिए मॉलडीव्स डिपेंड करता है फिर कि कोई और कंट्री उसको फ्रेश वाटर प्रोवाइड करा दे। तो ऐसा ही होता है कि इतना सारा पानी है, 3/4 ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, लेकिन फिर भी पानी की स्कार्सिटी क्यों है? क्योंकि सॉल्टी वाटर है, ठीक है। आप उसको डिसैलिनेट ज़्यादा नहीं कर पाते हो, ठीक है। इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ सरफेस अवेलेबल टू अस?
ऐसा नहीं है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। 97.3 तो चला गया सलाइन वाटर में ही, ओशंस में ही। बच कितना गया? ऑलमोस्ट 3%। वो 3% हमें मिलता है, उसमें भी जो हमारे काम आ सकता है वो कम होता है। जैसे आइस कैप्स 2% में है। अब आइस कैप्स से जाके तो पानी नहीं निकालते हो आप, वो पिघलता है जब कभी, तो फिर उसके बाद नीचे हमारे ग्राउंड पे आता है, प्लेन्स पे आता है, तो आप उसको यूज़ करते हैं। ग्राउंड वाटर में है 0.68%। ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है। तो ओशंस, आइस कैप्स और ग्राउंड वाटर। अगर पूछे फ्रेश वाटर के सोर्सेज सबसे बड़े कौन से हैं, तो आइस कैप्स और ग्राउंड वाटर प्लीज़ याद रखिएगा। फ्रेश वाटर देखें, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009%। इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स जो हैं 0.009 है। एटमॉस्फेयर में 0.0019 है, और रिवर्स में 0.0001। हमें लगता है कि रिवर्स इतनी फियर्स हैं, इतना सारा पानी बह रहा है और वो सब है, लेकिन अगर कंपेयर करोगे आप पूरे वाटर अवेलेबिलिटी को इस अर्थ सरफेस के, तो उसका सिर्फ 0.0001% जो है वो रिवर्स में होता है। ठीक है, तो ये आपका फ्रेश वाटर का है बेसिकली, और ये आपका ऊपर वाला सलाइन वाटर का है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल एक्टिविटी। ठीक है, ये बेसिकली समझाने के लिए है, एक 2 लीटर वाले पानी से कि कितना पानी एक्चुअली है, तो कंपैरेटिवली वो आपको समझाने के लिए है, लेकिन आपको ये सरफेस ये समझ आ गया होगा कि बेसिकली कितना परसेंट हमारे लिए है बेसिकली। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, डेड सी जो है कहाँ पे है? इजराइल के अंदर है सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। इतनी सैलिनिटी है, मतलब बहुत डेंस है। इसका मतलब स्विमर्स जो हैं वो फ्लोट कर देते हैं उस पर। क्यों? क्योंकि जब आपकी डेंसिटी वाटर की बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा होगी तभी तो आप डूबोगे ना। अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाटर की हुई और आपकी डेंसिटी उसके मुकाबले कम है, तो आप तैरने लगोगे, फ्लोट होने लगोगे। तो इतनी सैलिनिटी है दैट स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, सैलिनिटी की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। सैलिनिटी मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्ट ग्राम्स में। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 340 ग्राम्स, तो अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। और सॉल्ट भी ग्राम्स में लेना है और वाटर भी ग्राम्स में लेना है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स इन प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशंस इज 35 पार्ट्स पर 1000। कितनी है? 35 पार्ट्स पर 1000 जो है वो एवरेज सैलिनिटी होती है ओशंस की। कहीं पे बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे बहुत कम होती है। अब देख लीजिए, अगर कंपेयर करेंगे, मान लीजिए एक लैंड है, वहाँ से रिवर्स बहती हुई आ रही हैं, आखिरी में जाके ऑलमोस्ट सारी, कुछ कुछ होती है जो नहीं पहुंच पाती है ओशन तक, लेकिन ऑलमोस्ट सारी ओशन तक पहुंचती है। तो जहाँ पे वो रिवर का डेल्टा बन रहा होगा, और वो रिवर जिसमें फ्रेश वाटर पानी है अच्छा खासा, वो जब वहाँ पे जाएगा ओशन के, तो उस एरिया में तो कंपैरेटिवली आपको पता है फ्रेश वाटर होना चाहिए थोड़ा सा। फिर और थोड़ा ओशन के बीच बीच जाएंगे तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है फ्रेश वाटर, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे सैलिनिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। कॉन्टिनेंट्स के आसपास सैलिनिटी कम होती है, लेकिन ओशंस के बीच की तरफ जाएंगे तो सैलिनिटी ज़्यादा होती रहती है आपकी। लेकिन एवरेज क्या है? 35 पार्ट्स पर 1000। वाटर इज़ एब्सोल्यूटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये हम जानते हैं। वाटर अलोन कैन क्वेंच आर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। कोई और चीज़ पी के देख लीजिए आप, कभी आपकी प्यास नहीं बुझेगी, बट पानी ही बुझा सकता है वो प्यास। Now, don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? I have seen a lot of people जो water को बहुत ही ऐसे, जैसे अब मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे, सौरभ ऐसे कैसे बोल सकते हो? होली पे आप देखिए आप, ठीक है, हम लोग कितना पानी यूज़ करते हैं, और वो कितना पानी आप मान लीजिए, चलो मैं आपकी ये बात ही मान लेता हूँ कि सर हम वो पानी कर रहे हैं वो ग्राउंड वाटर में ज़मीन में चला जा रहा है। ऐसा नहीं है, हर जगह नहीं होता ऐसा कि सर आप कर रहे हो तो इवेपोरेट हो जाएगा। बेसिकली क्या होगा कि आपने पानी यूज़ किया, वेस्ट किया। अब जो पानी आप यूज़ कर सकते थे वो तो कोई ऐसी सोर्सेज में चला गया है ना जिसको डायरेक्टली आप यूज़ ही नहीं कर सकते। अब वो पानी जो इवेपोरेट हुआ है, ज़रूरी थोड़ी है कि आपके सर के ऊपर ही क्लाउड्स बनाएगा वो पानी कहीं और चला जाएगा बेसिकली। तो जहाँ पे ज़रूरत है पानी की वो तो ख़त्म हो गया ना। समझिए इस बात को। नेक्स्ट, ओशन सर्कुलेशन। यहाँ पे दिया हुआ है पहली बात तो कि मार्च 22 जो होता है, ये मैं आपकी करंट अफेयर्स की बुकलेट में आपको मिला होगा। वर्ल्ड वाटर डे हम इसको मनाते हैं व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज री इन्फोर्स्ड इन डिफरेंट वेज। कि जो वाटर कंजर्वेशन के बारे में हम जो नॉलेज देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हम ये वर्ल्ड वाटर डे मना के देते हैं लोगों को कि यार वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो प्लीज़ इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपने आई होप उसमें पढ़ा होगा आपके
यू नो उसमें करंट अफेयर्स में कि वर्ल्ड वाटर डे कब आता है और वो सब होता है। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस साल की जो वर्ल्ड वाटर डे था उसकी थीम क्या थी। देखते हैं कौन बताता है इसको। ओशन सर्कुलेशन के बाद मैं आपको बता ही दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलते हैं ओशन सर्कुलेशन के पास। देर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। आप जो किनारे पे आप चलते होंगे तो बड़ा अच्छा लगता होगा आपको बेसिकली वहाँ पे। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि जब आप कभी गए हो, आप कभी बीच पे गए हैं घूमने, कोई गया है तो प्लीज़ बताइए कौन से स्टेट के बीच पे आप घूमे हैं। आप केरल गए थे, पुडुचेरी गए थे, गोवा गए थे, कहाँ पे गए थे? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट, अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशन वाटर जो हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली घूम रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। इट इज़ नेवर स्टिल, वो कभी स्टिल नहीं होते हैं। द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। नॉर्मली तीन तरीके से वाटर की मूवमेंट होती है। कैसे? वेव्स के तरीके से, टाइड्स के तरीके से एंड करंट्स के तरीके से। वही यहाँ पे हमें बताया हुआ है। अब आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड वाटर डे जो हुआ था उसकी जो थीम थी, आई होप इट इज़ वाटर फॉर पीस। तो अभी तक अगर कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा है तो प्लीज़ एक बार सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, वाटर फॉर पीस। नेक्स्ट चलते हैं, वेव्स। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, वेव्स। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रेप अक्रॉस द ओशन सरफेस। जब आपका ओशन है और उसके ऊपर बहती हुई विंड जब कांटेक्ट में आती है ओशन के, तो फिर वो उसको हिलाती है पानी को। और ये वेव्स इसी की वजह से बनते हैं, जब वो हवा होती है, विंड होती है, वो ओशन सरफेस के साथ में टकराती है। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोस, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होगी उतनी ज़्यादा वेव आएगी आपके पास, उतनी बड़ी वेव आएगी। ठीक है, इट इज़ फन टू वॉच हाउ द, ये बताया हुआ, एंड द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ ओशन राइजेस एंड फॉल्स ऑल्टरनेटिवली, दे आर कॉल्ड वेव्स। जब आपकी वाटर जो है सरफेस का जो ओशन पे, वो एकदम से बढ़ता है, फिर नीचे जाता है, फिर बढ़ता है, फिर नीचे जाता है, उसको बोलते हैं आपकी वेव्स। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, द विंड ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। जब आंधी चल रही होती है बेसिकली, तो जो विंड्स जो ब्लो कर रही हैं बहुत हाई स्पीड से, उसी की वजह से फिर वो वेव्स भी होती हैं, बड़ी ह्यूज होती हैं। दीज में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, बहुत डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। अर्थक्वेक, एक वॉल्केनिक इरप्शन, और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स भी जो होती हैं ना, वो भी बहुत तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ शिफ्ट ला सकती हैं ओशन वाटर में। और उसी की वजह से एक ह्यूज टाइडल वेव निकलती है जिसका नाम है सुनामी। किसकी वजह से? जब अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन या अंडर वाटर लैंडस्लाइड होता है, उसकी वजह से सुनामी आती है। दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म्ड। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई। दीज वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत तेज़ स्पीड से होते हैं। ओशन करंट्स जो होते हैं कंपेरेटिवली वो कम स्पीड से होते हैं, लेकिन वेव्स जो होती हैं वो बहुत हाई स्पीड से, सुनामी जो वेव्स जो होती हैं वो बहुत तेज़ स्पीड से चलती हैं। द सुनामी ऑफ 2004, आपको पता है इंडिया में हुआ था जो, उसने बहुत सारा डैमेज किया था इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गॉट समर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। सुनामी के बाद जो आपका इंदिरा पॉइंट है, कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ये इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो जो है वो डूब गया था इस सुनामी की वजह से। ठीक है, वन सेकेंड, ये सुनामी के बारे में बताया हुआ है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, ये पूरा उसी के बारे में है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, फिर आती है टाइड्स। द रिदमिक, रिदमिक मतलब रिदम के साथ होती हैं, ये नहीं कभी भी हो जाती हैं। राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे। जो राइज और फॉल होता है ओशन वाटर का दिन में 2 बार, उस रिदमिक राइज एंड फॉल को टाइड्स बुलाया जाता है। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। हाई टाइड तब होती है जब पानी का बहाव ऊंचा होता है और फिर वो बहुत सारा जो किनारे पे बहुत सारा पानी आ जाता है। ठीक है, वो हाईएस्ट लेवल पे होता है। और लो टाइड कब होती है? जब अपने लोएस्ट लेवल पे वाटर फॉल कर जाता है एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर, और शोर से दूर चला जाता है पानी। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 तरीके के होते हैं, हाई टाइड एंड लो टाइड। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ। टाइड की जो डेफिनेशन है वो ये रही। ठीक है, हाई टाइड यहाँ पे है और यहाँ पे लो टाइड है। ठीक है, आपको हाई और लो टाइड के नाम से ही समझ आ रहा होगा बेसिकली। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं काफ़ी बारी।
द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन अर्थ सरफेस कॉजेज दीज टाइड्स। अब विंड होती की वजह से जो होता था वो वेव्स थी, लेकिन जो ये ग्रेविटेशनल पुल होता है सन का और मून का, इनकी वजह से हमारे यहाँ टाइड्स होती हैं। The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of moon's gravitational force। मून के पास होने की वजह से जो मून का ग्रेविटेशन पुल होता है, इसकी वजह से जो वाटर होता है अर्थ का, ठीक है, जब मून की तरफ पास की फेस कर रहा होता है, इट गेट्स पुल्ड, खिंच जाता है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वजह से हाई टाइड होती है। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, मून ये रहा, इस तरफ पानी था, ये देखिए पानी यहाँ ऊंचा है, कंपैरेटिवली यहाँ पे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊंचा है। ठीक है, ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज, जब फुल मून होता है या न्यू मून होता है, तो उससे क्या होता है, द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। सन, मून और अर्थ जो होते हैं वो सेम लाइन में होते हैं, एंड द टाइड्स आर द हाईएस्ट। ये रहा आपका, ठीक है, सेम लाइन में है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, इनको बुला जाता है स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स जब ये एक ही लाइन में हो, या तो ऐसे हो या मून उस तरफ हो तो ऐसे हो, लेकिन एक ही लाइन में होते हैं। यहाँ पे देखिए एक लाइन में नहीं है, एक इसके लेफ्ट में है, एक इसके टॉप में है। बट वेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, तो जो ओशन वाटर्स हैं गेट ड्रॉन इन डायगनली ऑपोजिट डायरेक्शंस बाय द ग्रेविटेशन पुल ऑफ सन एंड मून, रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। ठीक है, तो बेसिकली जब फुल मून और न्यू मून होता है तब क्या होता है, सेम लाइन में होते हैं और उनको बुलाया जाता है स्प्रिंग टाइड्स। लेकिन जब वो फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होते हैं अपने, तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि आपका जो डायगनली ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशन पुल लगता है सन एंड मून का, जिसकी वजह से लो टाइड्स हो जाती हैं। एंड दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। ये हैं नीप टाइड्स और ये हैं हाई टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स। ठीक है, दोनों के बारे में है। हाई टाइड्स जो होती है, दे हेल्प इन नेविगेशन, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स। ठीक है, तो क्या होता है कि वो वाटर लेवल को और किसकी तरफ ले आती है, किनारे की तरफ ले आती है, ह्यूमन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ थोड़ा ला जाती है। इससे क्या होता है कि शिप्स को बड़ी हेल्प मिलती है कि वो अपना जो हार्बर है उस पर आसानी से आ सकें। अगर पानी किनारे से दूर होगा तो उनको किनारे से दूर ही खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन पानी अगर किनारे के अच्छे खासे पास जा चुका है तो फिर वहाँ पे भी शिप्स एज क्लोज एज पॉसिबल जा सकती है हार्बर से। ठीक है, द हाई टाइड्स में ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, फिशिंग से भी हेल्प करती है, क्योंकि जो बहुत सारी फिशेज जो होती हैं वो शोर के पास आ जाती हैं हाई टाइड के दौरान। दिस इनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटिफुल कैच। द राइज एंड फॉलो वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। ये लो और हाई टाइड की जो साइकिल है, इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है बहुत सारी जगहों पे। नेक्स्ट आता है ओशन करंट्स। ठीक है, ये है आपका ओशन करंट्स, थर्ड टाइप। वेव्स पढ़ा, टाइड्स पढ़ा, अब ओशन करंट्स। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शंस। ओशन करंट्स क्या होता है, बेसिकली एक बहाव होता है वाटर का जो कॉन्स्टेंटली बह रहा है ऑन द ओशन सरफेस एक डेफिनेट डायरेक्शन में। ये नहीं कहीं पे हवा चली वो सब हुआ तो फिर कहीं भी घूम गया पानी, वो नहीं, एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलती हैं। प्लीज़ इसको याद रखिएगा। द ओशन करंट्स मे बी वार्म और कोल्ड, दोनों तरीके से हो सकते हैं। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। जनरली क्या होता है, वो इक्वेटर के पास होते हैं एंड मूव करते हैं पोल्स की तरफ। इक्वेटर के पास होते हैं, मूव करते हैं पोल्स की तरफ। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर। कोल्ड करंट्स क्या होते हैं, वाटर को लेके आते हैं पोलर और हायर ऑल्टीट्यूड से ट्रॉपिकल या लोअर ऑल्टीट्यूड्स, इक्वेटर की तरफ लेके आ रहे होते हैं। कोल्ड करंट्स जो होते हैं, कोल्ड से समझ आ रहा है ना आपको, ज़्यादातर कहाँ पे होंगे कोल्ड करंट्स आपके, ऊपर हाई लैटिट्यूड्स में होंगे, यूरोप वाले एरिया में, उससे ऊपर वाले एरिया में, आर्कटिक वाले एरिया में। वहाँ से वो ठंडा पानी लेकर आते हैं इक्वेटर के पास, और यहाँ से जो गर्म पानी है वो जाता है ऊपर की तरफ। जैसे लैब्राडोर ओशन करंट जो है वो कोल्ड करंट है, वाइल दी गल्फ स्ट्रीम इज़ अ वार्म करंट। लैब्राडोर ओशन करंट जो है वो कहाँ, वो कौन सा है वो, ठीक है, वो आपका पड़ता है आपका कोल्ड करंट, और वहीं पे जो गल्फ स्ट्रीम है आपका वो होता है आपका वार्म करंट। ओशन करंट, अब ओशन करंट से क्या क्या होता है, ये क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है, ये करता है टेम्परेचर कंडीशंस उस एरिया की। ठीक है, तो ये जो वाटर करंट्स होते हैं, सॉरी ओशन करंट जो होते हैं, वो उस एरिया का जो लैंड होता है बेसिकली वहाँ का टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये शायद आप जानते भी होंगे। ठीक है,
और कुछ है यहाँ समझाने के लिए? फ्री बकेट विद टैप वाटर, हाँ ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर। वार्म टेम्परेचर लेके आते हैं वार्म करंट्स, और जो आपके वो होते हैं बेसिकली जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो कोल्ड लेके आते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर लैब्राडोर ओशन करंट कहाँ है? लैब्राडोर ओशन करंट जो है आपका वो कनाडा के राइट में पड़ता है, आपका ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, नॉर्थ अमेरिका जो है, ठीक है, और जो ग्रीनलैंड है उसके नॉर्थ ईस्ट में, तो उसके बीच में जो चलता है कोल्ड करंट उसको बोलते हैं लैब्राडोर करंट। और जो आपके अमेरिका के बिल्कुल राइट में और यूरोप के बिल्कुल लेफ्ट में बीच में एक एरिया पड़ता है वो बुलाते हैं गल्फ स्ट्रीम, तो वहाँ पे जो है वार्म ओशन करंट होता है, ठीक है। अच्छा, द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मीट, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स प्रूव हुए हैं, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट आके मिलते हैं, जो कि एक फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. साथ में एक प्रॉब्लम भी है कि जब ये कोल्ड और वार्म करंट आके मिलते हैं तो सबसे बड़ा इशू ये है इसके अंदर कि यहाँ पे आपका वो होता है, फॉगी हो जाता है एरिया बहुत ज़्यादा, और नेविगेशन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपको। अब यहाँ पे कुछ ओशन करंट्स हैं, लेट्स चेक देम थरली, कौन सा कुछ करंट कहाँ पे जा रहा है, बहुत ही समझ लीजिए आपके थोड़ा याद तो रखना पड़ेगा, देखिए आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ आपको इसको याद करने के लिए, पहले देख लेते हैं। पहली बात तो इक्वेटर पे करंट घूम रहा है इस तरफ। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इस तरफ क्यों घूम रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अर्थ घूम रहा है आपका यूं, ठीक है, अर्थ कैसे घूम रहा है? यूं घूम रहा है। तो जो यूं जब अर्थ घूम रहा है तो पानी जो है इक्वेटर पे हमेशा इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, इसको प्लीज याद रखिएगा। इसीलिए जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो इस तरफ जा रहा है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल करंट इसलिए जा रहा है। और जब ये करंट इस तरफ मूव कर रहा है तो यहां पे एक गैप बन जाता है इस एरिया में, तो इसीलिए एक साथ में इक्वेटोरियल काउंटर करंट भी साथ में बहता है, ये रहा, ठीक है, ये शायद आपको दिख रहा होगा काउंटर करंट, ठीक है। तो क्योंकि साउथ इक्वेटोरियल करंट इस तरफ जा रहा है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इसलिए जा रहा है क्यों? क्योंकि अर्थ आपका वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि आपका जो ये साथ में इस, अब ये पानी सारा इस तरफ बह रहा है, ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा एक वैक्यूम, गैप बन जाएगा ना, इस गैप को फिल करने के लिए एक और करंट चलना शुरू होता है जिसको बुलाते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ठीक है। वो कहा जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट में, नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है वो कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट टू वेस्ट में, ठीक है। ये समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया हो। हम इसको मार्क कर देते हैं ताकि हम और चीज़ों पे ध्यान दे सकें। अब शुरू करते हैं राइट तरफ से। ऊपर आता है जापान के पास है करंट। अब ब्लैक में जो है, ठीक है, ये है कोल्ड करंट और वार्म करंट है रेड के अंदर। ये ब्लैक वाला जो है ओयाशु करंट, ये आता है जापान की तरफ से जो कि एक कोल्ड करंट है। ये रहा आपका वार्म करंट जिसको बोलते हैं कुरोशु करंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में चलता है आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है, ये रहा आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। वहीं पे और क्या है आपके पास, अगुलास जो है करंट या ओगलास, ठीक है, इसको किसी प्रोनाउंस, कई बुक में अगुलास लिखा होता है, AGULHAS, ठीक है, तो ये याद रखिएगा बस इसको, ठीक है। तो ये करंट जो है ये आपका ईस्टर्न, मतलब साउथ ईस्ट अफ्रीका के आसपास दिखता है आपको, ठीक है। इस तरफ आपके पास वार्म करंट है जो इक्वेटर से इस तरफ जा रहा है। अब आप देखिए ना, साउथ इक्वेटोरियल करंट कहाँ से आ रहा है? साउथ इक्वेटोरियल करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है। गर्म पानी है, गर्म पानी है, अब वो जा रहा है इस तरफ, क्योंकि लैंड के ऊपर थोड़ी चढ़ जाएगा, घूमेगा तो उसके आसपास ही ना, तो इसीलिए ईस्टर्न तरफ आपको दिख रहा है वार्म ओशन करंट, ठीक है। और आपको वेस्टर्न में दिख रहा है बेनीगुएला करंट जो कि साउथ वेस्ट अफ्रीका में आपको दिखाई देता है। ये रहा बेनीगुएला करंट और ये रहा अगुलास करंट। वैसे ही ब्राजील के पास एक वार्म करंट घूम रहा है जिसको बोलते हैं ब्राजीलियन करंट, ठीक है। कौन सा है?
ब्राज़ीलियन करंट। अब एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराऊंगा, डोंट वरी, टाइम लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन चेक करते चलते हैं अपना, ठीक है। 1 सेकेंड, इज द पेन वर्किंग, लेट अस सी इट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका ब्राज़ीलियन करंट। इस तरफ आपका चलता है पेरू करंट, जो कि क्या है, कोल्ड है, ठीक है, और इसको बोलते हैं हमबोल्ट करंट, ठीक है, इसको हमबोल्ट करंट भी बोलते हैं या पेरू करंट, ठीक है, अब इसको बुला सकते हैं। और इम्पोर्टेंट कौन सा है आपके लिए, ये रहा आपका कोल्ड वाला लैब्राडोर करंट, गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट, ये देख लिया आपने, ठीक है। ये और इम्पोर्टेंट कौन सा है आपका, कैलिफोर्निया करंट, ये रहा आपका, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप यूपीएससी के डिफेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ ऑक्सफोर्ड की एक एटलस वगैरह अपने साथ रखिए, आपको ही याद करने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो उसको साथ लेके चल सकते हैं आप। अगर आपकी एटलस से आप देखते हो हमेशा चलेंगे ना, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। जैसे अब यहाँ पे अब मुझे याद आ रहा है अच्छे से कि जब मैं अपना यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था, तो यहाँ पे जो है आपका बेसिकली ये चल रहा है ग्रीनलैंड, ठीक है, ये ग्रीनलैंड करंट है यहाँ पे, ठीक है, ईस्टर्न ग्रीनलैंड। और यहाँ पे इस तरफ पड़ता है आपका नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन करंट। साथ में आपके एक और जो ये गल्फ स्ट्रीम है, ये थोड़ा सा यहाँ से टूटती है यूरोप के ऊपर की तरफ, वेस्टर्न यूरोप की तरफ से, और यहाँ पे बन जाती है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये भी क्या है, एक वार्म ओशन करंट है। कौन सा, नॉर्थ अटलांटिक उस ड्रिफ्ट। यहाँ पे आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा यहाँ पे आपको कैनरीज करंट भी देखने को मिलता है, कैनरीज करंट, ठीक है। ओयाशियो, कुरोशियो, कुराशियो, ये कुरोशियो है बेसिकली, कुरोशियो देख लिया था हमने, ठीक है। अब ये अगुलास करंट है बेसिकली, हर जगह अलग अलग नाम लिखा हुआ है, कहीं पे मैंने बताया है कि AUGLHAS लिखा है, कहीं पे AGULHAS है, तो हम लोग इसको अगुलास करंट ही बुलाते हैं। सो डो नॉट वरी, टेंशन नहीं लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, नाम लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा ख़ास, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए नहीं, हम सब देख लिए। ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट है, याद रखिएगा, इसका नाम नहीं दिया हुआ, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट तो हमने देख ही लिया। ये कुछ करंट्स के नाम है, तो प्लीज़ याद रखिएगा इसको, ठीक है। लेट्स बिगिन, ये हमने देख लिया था। अच्छा, तो इसलिए इसके साथ जो हमारा चैप्टर 5 था क्लास 7th का, वो हमने कवर कर लिया है, विच इज़ अबाउट वाटर। अब हमें इसके आगे क्या पढ़ना है, ओशंस के लिए नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है क्लास 11th का, विच इज़ चैप्टर नंबर 4। ये है फिज़िकल ज्योग्राफी, ठीक है। और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए समझने के लिए, तो प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। अब थर्ड चैप्टर जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें क्या बताया हुआ है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये हमने पढ़ा था। इंटीरियर ऑफ द अर्थ को हम कंप्लीट कर चुके हैं 6 to 12 की सारी एनसीईआरटी से, क्लास 2nd, 3rd, 4th में आप देख सकते हैं जाके। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द वर्ल्ड मैप, यू नो दैट कॉन्टिनेंट्स कवर 29% ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, बाकी जो है 3/4 वो ऑलमोस्ट कहाँ से है, वाटर के पास है, एंड द रिमाइंडर इज अंडर ओशनिक वाटर्स। The positions of continents and the ocean bodies as we see them in the map have not been the same in the past. Positions जो है continents की और ocean bodies की, वो आज जो हमें दिख रही है वैसे शुरू से नहीं थी, ठीक है। आज तो ये बेसिकली वेल एक्सेप्टेड फैक्ट भी है कि जो ओशंस और कॉन्टिनेंट्स थे विल कंटिन्यू टू इन्जॉय देयर प्रेजेंट पोजिशंस इन टाइम्स टू कम, ठीक है। लेकिन ये चीज़ भी है कि अभी जो दिख रहे हैं हमें, कुछ सालों तक तो जो वक्त आने वाला है उसमें तो ऑलमोस्ट जो पोजिशन है वो सेम रहेगी। इफ़ दिस इज़ सो, द क्वेश्चन अराइजेज, वॉट वर देयर पोजिशंस इन द पास्ट। अगर ऐसा आज हमें पता है कि ये पहले ऐसा नहीं था, तो कैसी थी एक्चुअली पोजीशन, कैसी थी इनकी पास्ट में। वाई एंड हाउ डू दे चेंज देयर पोजिशंस, क्यों और कैसे ये लोग पोजिशंस चेंज करते हैं। और अगर ऐसा ट्रू है दैट द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस हैव चेंज्ड एंड आर चेंजिंग देयर पोजिशंस, तो हमें ये सोचना है, और ये सोच रहे होंगे आप, कि कैसे साइंटिस्ट को बेसिकली ये पता चला है, ये भी हम देखेंगे। हाउ हैव दे डिटरमाइंड देयर अर्लियर पोजिशंस, उन्होंने कैसे देखा कि अर्लियर पोजिशंस क्या थी। यू विल फाइंड द आंसर्स टू सम ऑफ दीज एंड रिलेटेड क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यही हम देखेंगे। सबसे पहली जो हमारे पास थियरी आती है वो है आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। ये आपको मैप से हम चेक भी कराएंगे। ऑब्जर्व द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन।
जैसे ये देखिए, ये वाला एरिया मैं थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ, बाद में रब कर दूंगा ताकि मैं हौच पौच ना करूँ। ये अफ्रीका का ये वाला एरिया देखिए, ठीक है, और नॉर्थ साउथ अमेरिका का ये वाला एरिया देखिए। आपको लगता नहीं कि यहाँ पे अटैच होता होगा, और ये फिर जो वो है एरिया, ये पूरा ऐसे बन जाएगा बेसिकली कुछ, ठीक है, मिल जाएगा जब आकर। तो ये जिक्सॉ पजल की तरह देख रहे हैं, अगर इसको आप पास ले आए तो बेसिकली इस पे बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। हाँ, आज जो है थोड़ा सा सरफेस में चेंज आया होगा, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन ये उसके साथ वाला एरिया साफ दिखाई दे रहा है आपको। उसी की बात करेंगे अभी ये। यू विल बी सरप्राइज बाय द सिमेट्री ऑफ द कोस्ट लाइन्स। ये हमने देख लिया कितने सिमेट्रिकल है और साथ में जिक्सॉ पजल की तरह अटैच होते हैं। No wonder many scientists thought of this similarity and considered the possibility of two Americas. ठीक है, इस पोजीशन को देख के ही फील होता है कि yes they were together. Two Americas, Europe and Africa, to be once joined together. North America, South America और यूरोप और अफ्रीका, ये सारे ऐसा लग रहा था कि एक ही लैंड मास थे। अब ये वाला एरिया देखिए अमेरिका का, और ये वाला एरिया देखिए, ये सीधा जाके इस पे फिट बैठ जाएगा, ये वाला इस पे फिट बैठ जाएगा। तो इसलिए यूरोप, ठीक है, और आपका अफ्रीका, और साथ में आपका दोनों अमेरिकाज, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज, ये एक ही कॉन्टिनेंट से लग रहा था कि जॉइंट थे सारे। फ्रॉम द नोन रिकॉर्ड्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस, इट वॉज अब्राहम ऑर्टेलियस, अ डच मैप मेकर, जिसने पहले ये दिखाया था कि ये पॉसिबिलिटी है। 1596 में ये पॉसिबिलिटी दिखाई थी। उसके बाद एंटोनियो पेलेग्रीनी जो थे, उन्होंने मैप बनाया शोइंग द 3 कॉन्टिनेंट्स टुगेदर। हाउएवर इट वॉज एल्फ्रेड वेगनर, a German meteorologist, who put forth a comprehensive argument in the form of continental drift. तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जब हम बात करेंगे तो अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल थियरी दी थी 1912 में। ये किसके रिगार्डिंग थी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के रिगार्डिंग। वेगनर के हिसाब से ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास एंड मेगा ओशन अराउंड द सेम। इनका मानना ये था कि एक बहुत बड़ा मैसिव कॉन्टिनेंट, एक ही कॉन्टिनेंट था और उसके आसपास वो पानी से ढका हुआ था। तो जो ये पूरा इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, जो सुपर कॉन्टिनेंट था, इसको नाम दिया पैंजिया, विच मेंट ऑल अर्थ, ठीक है, पूरा लैंड वाला एरिया। एंड द मेगा ओशन जो था उनके आसपास, उसको नाम दिया था पैंथेलेसा, ठीक है, इसका नाम था पैंथेलेसा, मीनिंग ऑल वाटर। उन्होंने बोला कि अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो एक सुपर कॉन्टिनेंट जो पैंजिया था वो स्प्लिट होना शुरू हुआ 200 मिलियन ईयर्स अगो। पैंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू 2 लार्ज कॉन्टिनेंटल मासेस एट लोराजिया एंड गोंडवाना लैंड। तो ये बहुत बड़ा लैंड था जो पैंजिया था, वो 2 हिस्सों में बटा। क्या कौन सा था? लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, फॉर्मिंग दी नर्दर्न एंड सदर्न कॉम्पोनेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो ये ऊपर नॉर्थ में और साउथ में टूट गया बेसिकली, ये ऊपर वाला लोरेशिया एंड नीचे वाला गोंडवाना लैंड। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड थे वो भी ब्रेक करने लग गए इनटू स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स जो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अ वेराइटी ऑफ एविडेंस वाज ऑफर्ड इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। उसमें से कौन से एविडेंस है हम देखते हैं। एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जिग्स ऑफ इट। शोर लाइन्स जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका की है, अगर एक दूसरे से फेस कर रही हैं तो बहुत ही रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच है। ये हमने देखा था अभी मैप में जाकर। It may be noted that a map produced using a computer program to find the best fit of Atlantic margin was presented by Bullard in 1964. Bullard ने 1964 में कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, प्रोग्राम का इस्तेमाल करके मैप पे पूरा फिट करके दिखाया कि कितने अच्छे तरीके से फिट हो रहा है ये। It proved to be quite perfect. The match was tried at 1000 fathom line instead of present shoreline. ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको, मतलब जो लाइन है बेसिकली, ये आज की जो प्रेजेंट शोर लाइन है, आज का जो किनारा बना हुआ है उसके हिसाब से नहीं, थोड़ा सा उससे आगे लेकर उसको मैच किया गया, क्योंकि शोर जो है डूब गया होगा, सी लेवल थोड़ा राइज हुआ होगा अगर, तो शोर जो है वो थोड़ा डूब भी सकता है। नेक्स्ट, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस दी ओशंस। जैसे रेडियोमेट्रिक डेटिंग जब करी है, ठीक है, डेवलप हुए हैं जब रिसेंट पीरियड में, तो उन्होंने ये रॉक फॉर्मेशन को जो बहुत डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में हुए हैं अक्रॉस दी वास्ट ओशन, उसको पढ़ने में आसानी दी। बेल्ट जो है एंशियंट रॉक्स ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम दी वेस्ट अफ्रीका। 2000 मिलियन ईयर्स अगर आप पीछे देखेंगे बेसिकली, तो ब्राज़ील के कोस्ट पे जो एंशियंट रॉक्स हैं
वो उसका मैच मिलता है आपको वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर। तो इसका मतलब एक टाइम पे ये दोनों साथ में थे। द अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट्स अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका आर द जुरासिक एज। दिस सजेस्ट दैट ओशन डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू दैट टाइम। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों साथ में थे और उससे पहले ओशन जो था इनके बीच में नहीं था, जो आज है अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट, टिलाइट। It is a sedimentary rock formed out of deposits of glaciers. Deposits of glaciers से मिलकर जो आगे rock बनता है, ठीक है, वो है टिलाइट। क्या है? It is a sedimentary rock formed out of deposits of glaciers. गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स जो हैं फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटरपार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सर्दर्न हेमिस्फेयर। जो गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, उसके काउंटरपार्ट आपको 6 अलग लैंड मासेस में देखने को मिलेंगे सर्दर्न हेमिस्फेयर में। At the base, the system has thick tillite indicating extensive and prolonged glaciation. Counterparts of this succession are found in कहाँ मिले हैं इसके counterparts? अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे मिले हैं आपको। ओवरऑल रिजेंबलेंस ऑफ गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्स क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स, ये सीधा दिखाते हैं हमें कि ये जो लैंड मासेस हैं इनकी एक सिमिलर हिस्ट्री रही है। द ग्लेशियल टिलाइट प्रोवाइड्स अनएम्बिगस एविडेंस ऑफ पेलियोक्लाइमेट्स एंड ऑल्सो ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली टिलाइट जो हैं ये ग्लेशियल डिपॉजिट जो हैं मिलते हैं, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा है, वो भी एक जो है एविडेंस है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी का। नेक्स्ट है प्लेसर डिपॉजिट्स। द अकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट्स, कौन से? गोल्ड के, गोल्ड इन द घाना कोस्ट अफ्रीका के अंदर, एंड द एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक इन द रीजन इज एन अमेजिंग फैक्ट। देखने को ये मिले अगर, ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास रॉक्स हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स हैं गोल्ड के घाना कोस्ट पे, लेकिन जिन पत्थर से वो निकलता है उसका कोई वजूद ही नहीं है वहाँ पे। इसका मतलब कि वो कहीं से तो आया है, सीधी सी बात है, कहीं से तो आया होगा। 1 सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? द गोल्ड बियरिंग वेन्स आर इन ब्राज़ील and it is obvious that gold deposits of Ghana are derived from Brazil plateau when the two continents lay side by side. इसका जो सोर्स है वो हमें मिलता है ब्राज़ील के अंदर से, तो इसका मतलब यही है कि बीच में ओशन नहीं था, पहले ये दोनों चीज़ें बड़ी कनेक्टेड थी। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। When identical species of plants and animals adapted to living on land or in fresh water are found on either side of marine barriers, a problem arises regarding accounting for such distribution. जब identical species किसी plant और animals की, ठीक है, जिन्होंने लैंड पर या फ्रेश वाटर में अडेप्ट कर लिया है अपने आप को, ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब एक प्रॉब्लम ऐसी आती है कि जब हमें देखना होता है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखी है। ऑब्जर्वेशंस जैसे लेमर्स जो है, दैट लेमर्स अकर्स इन इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका, लेड सम टू कंसिडर अ कंटेजियस लैंडमास लेम्यूरिया लिंकिंग दीज 3 लैंड मासेस। ये लेमर्स जो हैं, जो इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका में होते हैं, इससे कंसिडर करा गया ये बात कि कोई एक ऐसा लैंड मास था जिसने इन तीनों को कनेक्ट करा हुआ था, उसको नाम दिया है लेम्यूरिया। Mesosaurus was a small reptile adapted to shallow brackish water. The skeletons of these are found only in 2 localites, the southern Cape province of South Africa and Iravere formations of Brazil. The 2 localities are presently 4800 km apart with an ocean in between them. आप देखेंगे ये स्केलेटन की बात कर रहा है किसकी? मीसोसॉरस की, जो एक स्मॉल रेप्टाइल था। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं जिसके जो वो है अवशेष, वो 2 जगह पे मिले हैं, एक सर्दर्न केप जो साउथ अफ्रीका के अंदर है और दूसरा ब्राज़ील के अंदर जो इरावर फॉर्मेशंस है वो ब्राज़ील के अंदर। ये दोनों एरियाज 4800 किलोमीटर अपार्ट हैं। अगर आज इनके बीच में ओशन है लेकिन दोनों में चीज़ें सेम हैं, तो बेसिकली एक वक्त ऐसा था जब इनके बीच में ओशन नहीं था, ये कनेक्टेड थे। अब बात करते हैं फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। वैगनर ने बोला कि जो ये मूवमेंट जो हो रही है इसकी ये वजह ये है कि पोल फ्लीइंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स, 2 फोर्सेस बताई उसने, पोल फ्लीइंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स। इसका नाम भी याद रख लेंगे तो दैट इज़ इनफ फॉर यू, आपको पूरा डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं। पोलर फ्लीइंग फोर्स जो होता है रिलेट्स टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो पोलर फ्लीइंग फोर्स जो है वो रोटेशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड है।
यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, जियोइड शेप में है, पता है. इट हैज़ अ बल्ज एट द इक्वेटर. दिस बल्ज इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ. ये बल्ज जो है इक्वेटर के पास, वो इसके रोटेशन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से. The second force that was suggested by Wegener, the tidal force, is due to attraction of moon and the sun that develops tides in oceanic water. तो ये दो forces की वजह से ये movement हुई हैं इन continents की. वेगनर ने बिलीव किया था ये बात को कि दीज फोर्सेज वुड बिकम इफेक्टिव एंड अप्लाइड ओवर मैनी मिलियन ईयर्स. ये फोर्सेज आज हमें कम लग रही है, लेकिन बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स में जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो बेसिकली ये अपना काम अच्छे से करती हैं. However, most of scholars considered these forces to be totally inadequate. बहुत सारे जो वो थे अपने स्कॉलर्स थे, उन्होंने इन फोर्सेस को बहुत ही inadequate देखा कि यार ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है आपकी बात तो. पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़. पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ क्या हैं? It is interesting to note that for continental drift, most of the evidence was collected from the continental areas in the form of distribution of flora and fauna or deposits like tillite. ये कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग ये बात है कि जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को हम देख रहे थे तो बेसिकली हमारा सबसे ज़्यादा पार्ट ऑफ एविडेंस जो है वो कॉन्टिनेंटल एरिया से ही उठाया गया, जैसे कि उस प्लांट, एनिमल्स या उनके डिपॉजिट्स या टिलाइट, ये सब चीज़ों से हमने देखा उसको. अ नंबर ऑफ डिस्कवरीज ड्यूरिंग द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू पीरियड. लेकिन जो डिस्कवरीज वर्ल्ड वॉर टू के बाद हुई, उन्होंने नई इन्फॉर्मेशन दी इसके बारे में. पर्टिकुलरली द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द ओशन फ्लोर मैपिंग प्रोवाइडेड न्यू डायमेंशंस. ठीक है, इसकी स्टडी के लिए जो वर्ल्ड वॉर टू पीरियड के बाद जो हुआ, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि हमने ओशन फ्लोर की मैपिंग हुई, जहाँ से हमें और डिटेल्स पता चली. पहले हम सिर्फ कॉन्टिनेंट्स पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने किसको देखा और साथ में हमने देखा ओशन फ्लोर को भी. इसने नई डायमेंशन प्रोवाइड की. कन्वेक्शनल करंट थियरी. आर्थर होम्स जो थे 1930s में, उन्होंने डिस्कस की एक पॉसिबिलिटी कि कन्वेक्शन करंट जो हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं मैंटल के अंदर. आपको पता है ना, ये आपका 1 सेकेंड लेट्स चेक, ये आपका क्रस्ट है, ठीक है, मान लीजिए, और ये आपका 1 सेकेंड, ठीक है, ये आपका मेंटल है. 1 सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि आपका जो ये मेंटल में यहाँ पे जो ये लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट होते हैं. वही लो प्रेशर जा रहा है घूम के, ठीक है, यहीं से लो प्रेशर एरिया बन रहा है, घूम रहा है, वापस आ रहा है, यहीं पे फिर वापस आ रहा होगा और घूम इधर से रहा होगा बेसिकली. तो हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला जो कन्वेक्शन करंट घूम रहे होते हैं यूँ, वो है, चीज़ें ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं, ऊपर जाती हैं, नीचे. तो ऐसे कन्वेक्शन करंट जो घुमा रही होती हैं, ठीक है, अपने आप को ऐसे, ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ना वो घूम रहा होता है, इसको बोलते हैं हम कन्वेक्शन करंट्स. ठीक है, तो इसी के बारे में है ये. क्या कह रहे हैं कि जो कन्वेक्शन करंट्स हैं जो मेंटल पोर्शन में है बेसिकली, इन करंट्स की वजह से क्या हो रहा है, दीज करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल पोर्शन. तो ये बेसिकली हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाने वाली, इसकी वजह से ही जो है आपका कन्वेक्शन करंट बन रही हैं. होम्स ने आर्ग्यू किया कि दैट देयर एग्जिस्ट्स अ सिस्टम ऑफ सच करंट्स इन द एंटायर मेंटल पोर्शन, के पूरे मेंटल पोर्शन में ही आपको ऐसे कन्वेक्शन करंट्स देखने को मिलेंगे. ये इसलिए था टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इशू ऑफ फोर्स. ठीक है, इसकी के बेसिकली क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आपके लैंड है, ठीक है, और नीचे से कन्वेक्शन करंट यूं फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस साइकिल में घूम रहा है कन्वेक्शन करंट. अब जब ये यूं जा रहा है और इसको इस तरफ पुश कर रहा है, किस तरफ, इस तरफ पुश कर रहा है, और ये वाला जो है ये इसको इस तरफ पुश कर रहा है, तो इनको दूर लेकर जा रहे हैं ना, ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये बोल रहे हैं कि कन्वेक्शन करंट की वजह से ही ऊपर लैंड में जो स्प्रेडिंग हुई है वो हुई है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विच कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट डिस्कार्डेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी. ठीक है, तो इसी की वजह से बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को हटा के कन्वेक्शन करंट की वजह से ये चीज़ें हुई हैं और इसकी वजह से ये दूर हुआ है बेसिकली. तो इसके ऊपर बात हुई है. मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर. डिटेल्ड रिसर्च ऑफ द ओशन कन्फिग्रेशन. जब रिसर्च हुई ओशन की नीचे, उन्होंने रिवील किया कि ओशन फ्लोर इज़ नॉट जस्ट अ वास्ट प्लेन बट इट इज़ फुल ऑफ रिलीफ.
तो जो ओशन फ्लोर को आप देखेंगे तो वो नॉर्मल आपका, जैसे आपको लगता है कि पूरा गहराई होगी और फ्लैट होगी, एकदम ऐसा नहीं है। जैसे रिलीफ्स आपके लैंड पर देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स, वैलीज, ये सब, ये आपको ओशन पे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। एक्सपेडिशंस जब हुई थी ओशन फ्लोर को मैप करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड के बाद, तो वहाँ पे एक डिटेल्ड पिक्चर मिली हमें ओशन रिलीफ की। ठीक है। एंड इंडिकेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस। ठीक है, वहाँ पे हमें नीचे माउंटेन रेंजेस तक देखने को मिले, मोस्टली लोकेटेड क्लोजर टू द कॉन्टिनेंट मार्जिन्स, और ये कॉन्टिनेंट मार्जिन्स के आसपास ही देखने को मिले। द मिड ओशनिक रिजेस वर फाउंड टू बी द मोस्ट एक्टिव इन टर्म्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, जो खाड़ियाँ टाइप ऐसे बीच में दरार बनी होती है पूरी, और लगातार एक चेन चल रही होती है पूरी माउंटेन्स की, वहाँ पे उस मिड ओशनिक रिजेस में हमें देखा कि बहुत ही एक्टिव तरीके के वॉल्केनिक इरप्शंस यहाँ पे थे। The dating of the rocks from the oceanic crust revealed that the fact that they are much younger than the continental areas। ये देखने को मिलता है हमने जब इनकी डेटिंग की कि जो ये नीचे रिलीफ बनाया हुआ है ओशन फ्लोर के ऊपर, ये हमारे कॉन्टिनेंटल एरियाज से काफ़ी यंग हैं, नए नए बने हुए हैं। Rocks on either side of crest of oceanic ridges and having equidistant locations from the crest were found to have remarkable similarity in terms of the constituent and their age। बेसिकली और भी रिलीफ के बारे में इन्होंने देखा, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू बेसिकली राइट नाउ। ठीक है, जो रॉक्स मिले हैं वो दोनों तरफ मिड ओशनिक रिजेस के वो सेम मिले हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये मतलब ये बताना चाहते हैं कि जो ओशन रिलीफ्स जो हैं, ओशन फ्लोर के ऊपर जो रिलीफ्स हैं, वो कॉन्टिनेंटल जो लैंड है उसके ऊपर के रिलीफ से नए हैं कंपेरेटिवली। ओशन फ्लोर कन्फिग्रेशन, इस सेक्शन में हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं रिलेटेड टू द ओशन फ्लोर कन्फिग्रेशन, जो हमें अंडरस्टैंडिंग देगी एक बेसिकली कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का। यू विल बी स्टडिंग द डिटेल्स ऑफ ओशन फ्लोर रिलीफ इन चैप्टर 13। चैप्टर 13 में हम लोग देखेंगे इसको पूरा, उसमें उस डिटेल के अंदर। अभी हम सिर्फ एक वो ले रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं। द ओशन फ्लोर में बी सेगमेंटेड इनटू 3 मेजर डिविजन्स में आपको सेगमेंट करना पड़ेगा ओशन फ्लोर को, बेस्ड ऑन द डेप्थ एज वेल एज द फॉर्म्स ऑफ रिलीफ। डेप्थ के बेसिस पे और रिलीफ कैसी है वहाँ पे उसके बेसिस पे। दीज डिविजन्स आर कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, कॉन्टिनेंट के आसपास वाला एरिया, शोरलाइन वगैरह मार्जिन्स, डीप सी बेसिन, ठीक है, डीप सी में जो बेसिन्स हैं वो, और मिड ओशनिक रिजेस। ठीक है, ये देख रहे हैं आपके सी लेवल पे बेसिकली जा रहा है ये। 1 सेकेंड, लेट्स अब शायद दिखेगा। क्या है ये है आपका, ठीक है, माउंटेन्स। जैसे मान लीजिए ये लैंड है आपका, ठीक है, ये लैंड है, और यहाँ पे 1 सेकेंड, ये सी लेवल है आपका। जहाँ तक आते आते आपका कॉन्टिनेंट जो है, शोर आपका किनारा जो है, वो आपका किनारा जब बीच पे गए होंगे तो बीच में वहाँ सैंड है, और धीरे 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 फिर पानी शुरू हो जाता है और फिर और गहरा होता जाता है। तो बेसिकली ये आपका सी लेवल चल ही रहा है। ठीक है, ये रहा आपका सी लेवल, लेकिन धीरे धीरे जो आपका स्लोप है कॉन्टिनेंट का, वो पानी के अंदर की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो जो ये स्लोप से पहले वाला ये पूरा एरिया है, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद स्लोप जा रहा होता है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, और उसके बाद फिर एक फ्लोर बन जाता है नीचे ओशन के अंदर, जिसको बोलते हैं ओशन बेसिन फ्लोर। ठीक है, तो कुछ ऐसा सिस्टम होता है, जब नीचे हमने ओशन की मैपिंग की तो उसके नीचे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम देखेंगे आगे थोड़ा सा और। 1 सेकेंड, ठीक है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पहले देखते हैं। दीज फॉर्म द ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीप सी बेसिन्स। तो कॉन्टिनेंटल शोर मतलब किनारों से लेकर ओशन बेसिन फ्लोर तक के बीच में एक ट्रांजिशन बनता है, जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। दे इंक्लूड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये आपका किनारा है मान लीजिए, और किनारे के बाद इसके बीच में जो सारा एरिया है, ये वाला, ये जो एरिया है जो कनेक्ट कर रहा है आपके किनारे से ओशन की बिल्कुल बेसिन फ्लोर को कर रहा है, उसके बीच में क्या क्या आते हैं उसको बुलाते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। इसमें क्या आता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशनिक ट्रेंचेस।
ठीक है। इनमें से जो डीप ओशनिक ट्रेंचेस हैं वो एरियाज वैसे हैं विच आर ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन सो फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इज कंसर्न। इनमें से हमारे लिए डीप ओशनिक ट्रेंचेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर आता है अबिसल प्लेन्स। दीज आर एक्सटेंसिव प्लेन्स दैट लाई बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जेस एंड मिड ओशनिक रिजेस। तो बेसिकली क्या है कि मान लीजिए ये जो पूरा एरिया है आपका, ठीक है, उसके बाद अगर मिड ओशनिक रिज आते हैं ये सब चीज़ें, तो ये बीच वाला जो पूरा एरिया है ये क्या है आपका अबिसल प्लेन्स। The abyssal plains are the areas where the continental sediments that move beyond the margins get deposited. बहुत सारी चीज़ें जो आपके किनारे पे आपको बीच पे दिखाई देती हैं, बहुत बार जब पानी का बहाव हो जाता है तो ले जाता है उन चीज़ों को, तो आखिरी में आपके फेंके हुए प्लास्टिक और वो सेडिमेंट्स जाके बैठ जाते हैं उन प्लेन्स पे नीचे गहराई में, उनको बुलाते हैं एबिसल प्लेन्स। वहाँ पे जाके बैठती हैं चीज़ें अबिसल प्लेन्स में। फिर आता है मिड ओशनिक रिजेस। This forms an interconnected chain of mountain system within the ocean. ओशन के अंदर लगातार एक चेन चल रही हो माउंटेन्स की, उस सिस्टम, उस चेन सिस्टम को बेसिकली उसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिजेस। इट इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, बेशक वो पानी के अंदर डूबी हुई है, लेकिन अगर लंबाई की बात करेंगे तो ये लॉन्गेस्ट चेन है ऑन द अर्थ। It is characterized by central rift system at the crest, a fractionated plateau, and the flank zone of all its length. Not important. Cancel this. This will is only confuse you. The rift system at the crest is the zone of intensive volcanic activity. उसमें एक बीच में खाड़ी होती है जहाँ से volcanic activity होती रहती है, वही आके फिर आसपास बैठने लग जाता है और फिर वो पहाड़ वगैरह बन जाते हैं। वो आपको पता है, हमने देखा हुआ है बेसिकली। In the previous chapter you have been introduced to this type of volcanoes as mid-oceanic volcanoes. ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्लास सेकंड, थर्ड और फोर्थ में देखा था हमने, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी थी। Now, distribution of earthquakes and volcanoes. Study the maps showing the distribution of seismic activity and volcanoes given in figure 4.2. ये हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, देखेंगे अभी। You will notice a line of dots in the central part of Atlantic Ocean almost parallel to the coastlines. ठीक है, तो हम अगर देखेंगे अर्थक्वेक्स को उसको, तो हमें ये एरियाज, ये देखो कैसे दिख रहे हैं आपको, ठीक है, बिल्कुल कोस्ट के साथ साथ जा रहे हैं। यहाँ पे भी पूरा कोस्ट के साथ साथ जा रहे हैं, दिख रहा होगा आपको माउस का कर्सर घूमता हुआ मेरा, ठीक है, यहाँ पे भी जा रहे हैं। You will notice a line of dots, हाँ हमने देख लिया ये। It further extends into the Indian Ocean, वहाँ तक जाती है। It bifurcates a little south, ये लोकेशन क्यों बता रहे हैं। हाँ, you will notice that this line of dots coincides with the mid-oceanic ridges, ठीक है, ये किससे coincide करती है, mid-oceanic ridges से coincide करती है। One second, ठीक है, next, कहाँ पे थे हम, हाँ। The shaded belt showing another area of concentration coincides with the alpine Himalayan system. Not important. Not important. Generally the foci of the earthquake region mid oceanic ridges. ठीक है, याद रखिएगा मिड ओशनिक रीजस के आसपास आपको बहुत सारे वो देखने को मिलते हैं अर्थक्वेक्स। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्लासेस में, तो हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। अब ये पैराग्राफ बेशक आप पढ़ के देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस उठने के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपको थोड़ा सा बताया हुआ है कि अर्थक्वेक और वोल्केनोज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन हम ऑलरेडी चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। हमने अर्थक्वेक और वोल्केनोज इंटीरियर ऑफ द अर्थ के टाइम पे बहुत अच्छे से कंप्लीट थरली कवर कर लिया था हमने, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक पैराग्राफ से वो नॉलेज नहीं मिलेगी जो हमने पूरे क्लासेस में, शुरुआत की क्लासेस में हमने बहुत परफेक्ट तरीके से हमने पढ़ लिया था बेसिकली, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कॉन्सेप्ट क्या है, एज मैंशनड अबव द पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज provided considerable information that was not available at the time Wegener put forth this concept of continental drift. तो बेसिकली इस ओशन फ्लोर मैपिंग से पहले जो चीज़ें थी वो वहाँ पे इतना थरली अच्छे तरीके से वेगनर नहीं समझा पाए थे जितना ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बाद हमें पता चला। Particularly, the mapping of the ocean floor and the paleomagnetic studies of rocks from oceanic regions revealed the following facts. कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा पता चली। हमें रियलाइज हुआ दैट ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रिजेस के साथ में क्या है, बेसिकली मिड ओशनिक रिजेस के साथ में वॉल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन। वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस जो हैं वो कॉमन है, ठीक है,
कॉमन, एंड वो ब्रिंग क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लावा और आसपास वाले सरफेस और या एरिया पे उसको बहा देते हैं। ठीक है, तो कहाँ से आ रहा है, लगातार वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, दे आर वेरी कॉमन। The rocks equidistant on either sides of the crest of mid-oceanic ridges show remarkable similarities in terms of period of formation. जब आप जो मिड ओशन रीजस के लेफ्ट और राइट में इसके आसपास वाले एरिया में देखेंगे तो आपको सिमिलैरिटीज़ दिखाई देंगी। ठीक है, कि उनका फॉर्मेशन हुआ था उसकी सिमिलैरिटी दिखाई देगी, साथ में केमिकल कॉम्पोजिशन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन सब की सिमिलैरिटीज़ दिखाई देंगी। रॉक्स जो क्लोजर टू मिड ओशनिक रिजेस हैं उनकी नॉर्मल पोलैरिटी है और वो सबसे यंग हैं, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं और आके वहीं पे आके बैठते हैं, तो वो कंपैरेटिवली यंग है। लेकिन द एज ऑफ रॉक्स इंक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रेस्ट, और उस क्रेस्ट से आप दूर जाते रहेंगे तो आपके जो पत्थर हैं उनकी एज भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। द ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। The age of rocks in the oceanic crust is nowhere more than 200 million years old. जो ओशन में वहाँ पे रॉक्स हैं उनकी उम्र जो है 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड से ज़्यादा नहीं है। सम ऑफ द कॉन्टिनेंटल रॉक फॉर्मेशंस आर एज ओल्ड एज 3200 मिलियन ईयर्स। लेकिन जब आप कॉन्टिनेंट के रॉक फॉर्मेशंस की बात करेंगे तो वो 3200 मिलियन ईयर्स तक पुराने भी है। द सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट्स होते हैं ओशन फ्लोर पे, दे आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। सेडिमेंट्स जो होते हैं ओशन फ्लोर पे, ठीक है, दे आर वेरी थिन। साइंटिस्ट्स वर एक्सपेक्टिंग if the ocean floors were as old as the continent to have a complete sequence of sediments for a period of much longer duration. अच्छा, however nowhere was the sediment column found to be older than 200. ठीक है, तो बेसिकली जो सेडिमेंट्स वगैरह भी सारी चीज़ें थी वो भी 200 मिलियन साल से पुरानी ज़्यादा पाई नहीं गई है बेसिकली। ठीक है, The deep trenches have deep-seated earthquake occurrences while in the middle area the ठीक है, not important. जो हमने important था वो already यहाँ पे पढ़ लिया। These facts and a detailed analysis of magnetic properties of the rocks either side of mid-oceanic ridges पे हमने जब देखा, उससे क्या हुआ कि हेस ने 1961 में प्रपोज की उसकी हाइपोथेसिस जिसका नाम था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये क्वेश्चन क्या आता है आपके लिए, बस ये आता है कि किसने ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थियोरी दी है, किसने दी है, हेस ने 1961। और कैसे, जो ये फैक्ट्स और डिटेल्ड एनालिसिस किया है बेसिकली हमने रॉक्स का मिड ओशनिक रिजेस के मुकाबले, तो बेसिकली वहाँ से एक थियोरी निकाली है हेस ने 1961 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम पे। हेस ने बोला दैट दी कॉन्स्टेंट इरप्शंस जो होती हैं, जो कॉन्स्टेंटली इरप्ट होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस होती रहती हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि ओशनिक क्रस्ट जो है वो फटती है और रप्चर होती है और नया लावा जो है वो आके बहता है और पुशिंग दी ओशनिक क्रस्ट ऑन ईदर साइड, उससे क्या होता है कि वो और दूर फट रहा होता है और वॉल्केनिक इरप्शंस निकलती है और वो थोड़ा और दूर कर रहे होते हैं ओशनिक क्रस्ट को। द ओशन फ्लोर दस स्प्रेड्स, उससे क्या हो रहा है कि ओशन फ्लोर स्प्रेड हो रहा है और साथ में जब ओशन फ्लोर से कनेक्टेड जो लैंड है वो भी तो दूर होगा ना। The younger age of the oceanic crust as well as the fact that the spreading of one ocean does not cause the shrinking of the other made Hess think about the consumption of the ओशनिक क्रस्ट। अब उसने जब ये देखा कि ओशनिक क्रस्ट यंग भी है और दूसरा हमने ये देखा अगर कहीं पे एक ओशन दूर हो रहा है तो ऐसा नहीं हो रहा है कि कहीं पे एक ओशन कम हो रहा है, वो पूरा फैलता ही जा रहा है बेसिकली। उसने क्या बोला, ठीक है, कि ही फर्दर मेंटेन दैट द ओशन फ्लोर दैट गेट्स पुश्ड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस एट द क्रेस्ट सिंक्स डाउन एट द ओशनिक ट्रेंचेस एंड गेट्स कंज्यूम्ड। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे वो फैलना शुरू करता है और किसी और के साथ जाता है तो क्या होता है कि वो नीचे बह जाता है। उन्होंने बोला कि जो ओशन फ्लोर है जो पुश किया जाता है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से एट द क्रेस्ट, वो सिंक कर जाता है नीचे की तरफ ओशनिक ट्रेंचेस में और वहीं पे कंज्यूम हो जाता है, मैग्मा के फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जो उसके लिए ज्योग्राफी के लिए स्कूल में पढ़ रहे हैं बेसिकली उनके लिए आंसर राइटिंग के लिए ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट जानने थे, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया बेसिकली। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या हुआ जब कॉन्सेप्ट आया सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, तो द इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स वॉज रिवाइव्ड। उससे क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम थी हमारी कि ओशन और कॉन्टिनेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है क्या है, वो दोबारा चालू हो गई वो वाली डिस्कशन। इट वॉज इन 1967 में क्या हुआ, मैकेंजी एंड पार्कर ने, ऑल्सो मॉर्गन,
इंडिपेंडेंटली कलेक्टेड द अवेलेबल आइडियाज़, ठीक है, उन्होंने एक आइडियाज़ को कलेक्ट किया इनको, और एक साथ एक और थियरी के साथ बाहर आए जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। ये हम ऑलरेडी इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में प्लेट टेक्टोनिक्स या टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है उसको देख चुके हैं। एक टेक्टोनिक प्लेट ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट, क्या बुलाते हैं, लिथोस्फेयर मतलब लैंड वाला सरफेस, इज अ मैसिव इरेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक, तो मतलब कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मान के चलिए आप, जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फेयर। याद रखिएगा कि जो टेक्टोनिक प्लेट होती है उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फेयर दोनों होती है जनरली। प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थीनोस्फेयर एज रिजिड यूनिट्स, ठीक है, एस्थीनोस्फेयर जो मोल्टन मैग्मा है बेसिकली उसके ऊपर तैर रही होती हैं वो, ठीक है, और उसी के साथ साथ मूवमेंट में चल रही होती है हॉरिजॉन्टली। The lithosphere includes the crust and top mantle with its thickness range varying between 5 and 100 किलोमीटर्स। ये देख लिया था हमने लिथोस्फेयर का कि ऊपर वाला क्रस्ट तो है ही, लेकिन अपर मैंटल वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो भी एक लिथोस्फेयर के अंदर काउंट किया जाता है। अ प्लेट में बी रेफर टू एज कॉन्टिनेंटल प्लेट या ओशनिक प्लेट, डिपेंड करता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा पोर्शन उसमें है। एक बहुत बड़े टेक्टोनिक प्लेट में अगर बहुत ज़्यादा हिस्सा कॉन्टिनेंट का है और बहुत कम हिस्सा ओशन का है तो उस प्लेट को हम कॉन्टिनेंटल प्लेट बुलाएंगे। वहीं पे जब ओशन का हिस्सा ज़्यादा होगा किसी टेक्टोनिक प्लेट में कंपेयर टू अ कॉन्टिनेंटल एरिया तो उसको हम बुलाएंगे ओशनिक प्लेट, ठीक है। पैसिफिक प्लेट इज लार्जली एन ओशनिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट जो है वो एक ओशनिक प्लेट बुलाई जाती है, वहीं पे जब यूरेशियन प्लेट को देखते हैं तो वो एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स प्रोपोजेस, वो ये बोलती है दैट दी अर्थ्स लिथोस्फेयर, जो ये टेक्टोनिक प्लेट है, इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड 7 माइनर प्लेट्स। तो पूरा जो पूरा लैंड है हमारा लिथोस्फेयर है, बेसिकली क्रस्ट वाला एरिया जो पूरा है हमारा, ठीक, क्रस्ट और अपर मेंटल वाला एरिया है, वो 7 हिस्सों में 7 बड़ी और 7 छोटी प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है। यंग फोल्ड माउंटेन रिजेस, ट्रेंचेस एंड और फॉल्ट सराउंड दीज मेजर प्लेट्स। ये आसपास इस प्लेट्स के आसपास क्या हो रहा होता है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, माउंटेन रिजेस हैं, ट्रेंचेस हैं और फॉल्ट्स भी हैं बहुत ज़्यादा इन प्लेट्स के आसपास। द मेजर प्लेट्स आर एज फॉलोज, देख लेते हैं कौन सी प्लेट्स हैं। एंटार्क्टिका एंड द सराउंडिंग ओशनिक प्लेट, ये रही एंटार्क्टिका एंड द सराउंडिंग ओशन प्लेट, ठीक है, ये रही एंटार्क्टिका। दूसरी आती है इसके अंदर नॉर्थ अमेरिकन विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर्स सेपरेटेड फ्रॉम द साउथ अमेरिकन प्लेट अलोंग द कैरेबियन आइलैंड्स प्लेट, ये वाली प्लेट ये रही, ठीक है, ठीक है। साथ में आती है साउथ अमेरिकन प्लेट आपकी, फिर आती है पैसिफिक प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, ये रही आपकी, ये रही आपकी, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया। अच्छा अमेरिका वाला ये रहा, 1 सेकेंड गलत ले लिया था मैंने, ये रहा अमेरिका वाला। नेक्स्ट आपका अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, ये रही अफ्रीकन प्लेट, और साथ में ईस्टर्न जो अटलांटिक ओशन है वो वाली प्लेट भी साथ में आ गई। नेक्स्ट यूरेशिया एंड द एडजेस्टेंट ओशनिक प्लेट, यूरेशिया और वो वाला पार्ट पूरा ये रही यूरेशियन प्लेट, ठीक है। कुछ माइनर प्लेट्स हैं, कौन सी हैं, कोकोस प्लेट, ठीक है, इसके नाम याद रखिएगा प्लीज़, ठीक है, और ये कहाँ पे हैं इसको मार्क कर लीजिएगा। कोकोस प्लेट, नाज़का प्लेट। कोकोस प्लेट कहाँ पड़ती है, सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट पे। कहाँ पे, सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट पे आपकी आती है कोको प्लेट। नाज़का प्लेट कहाँ आती है, साउथ अमेरिका एंड आपकी जो वाली प्लेट है साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट पे। कौन सी मिलती है आपको, ये नाज़का प्लेट, ये रही आपकी कोको प्लेट नॉर्थ अमेरिका, और ये पैसिफिक प्लेट के यहाँ पे कोको प्लेट, और नाज़का प्लेट साउथ अमेरिका प्लेट और पैसिफिक प्लेट के पास। फिर आती है अरेबियन प्लेट, मोस्टली दी सऊदी अरेबियन लैंड मास। सऊदी अरेबियन लैंड मास जो है वो कहाँ पे होता है आपका, अरेबियन प्लेट, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिलीपीन प्लेट। फिलीपीन प्लेट कहाँ मिलता है आपको, एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में मिलता है आपको, कौन सा, फिलीपीन प्लेट, ये रहे आपका फिलीपीन प्लेट, ठीक है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ कौन सा है, कैरोलाइन प्लेट, फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच में, फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच में आपका कैरोलाइन प्लेट ये रहा,
ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, ये रहा आपका कैरोलाइन प्लेट। नेक्स्ट आपकी है फ्यूजी प्लेट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ, 1 सेकेंड, व्हाट इज हैपनिंग, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में फ्यूजी प्लेट या मार्क नहीं की हुई है क्या? 1 सेकेंड, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहीं पे कहीं पे होनी चाहिए फिर फ्यूजी प्लेट आपकी, यहाँ पे दिखाई नहीं हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दीज प्लेट्स हैव बीन कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये प्लेट्स जो हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं ग्लोब पे थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ठीक है, ये मूव करती रही हैं। इट इज़ नॉट द कॉन्टिनेंट दैट मूव्स एज बिलीव्ड बाय वेगनर। तो वेगनर जो बोल रहा था कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कॉन्टिनेंट नहीं मूव कर रहे हैं, बेसिकली ये प्लेट्स मूव कर रही हैं। कॉन्टिनेंट्स आर पार्ट ऑफ अ प्लेट, कॉन्टिनेंट पूरा खुद में नहीं, कॉन्टिनेंट एक प्लेट का पार्ट है और वो प्लेट मूव कर रही है। It may be noted that all the plates without exception have moved in the geological past. किसी भी एक में ऐसा नहीं देखा गया है, बल्कि सभी की सभी मूव करती हैं, पास्ट में ये मूव की हैं, एंड शैल कंटिन्यू टू मूव इन द फ्यूचर एज वेल, और फ्यूचर में भी मूव करती रहेंगी। वेगनर हैड ब्रॉट अ थॉट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स टू हैव इनिशियली एग्जिस्टेड एज अ सुपर कॉन्टिनेंट, उसने सुपर कॉन्टिनेंट की थियरी पैंजिया की दी थी। ठीक है, हाउएवर लेटर डिस्कवरीज, ये लेटर डिस्कवरीज जो हुई हैं उन्होंने रिवील किया है कि कॉन्टिनेंटल मासेस जो हैं रेस्टिंग ऑन द प्लेट्स हैव बीन वॉन्डरिंग ऑल थ्रू द जियोलॉजिकल पीरियड। जो कॉन्टिनेंटल मासेस हैं जो इन प्लेट्स पे रखे हैं वो जियोलॉजिकल पीरियड के हर टाइम पीरियड में मूवमेंट हो रही थी उनकी। एंड पैंजिया वॉज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंटल मासेस दैट वर पार्ट्स ऑफ वन और दी अदर प्लेट्स। और जो पैंजिया बना भी होगा अगर, तो वो कन्वर्ज मतलब एक दूसरे के पास आने वाली, डाइवर्ज मतलब दूर, एक दूसरे दूर जाने वाली। तो ये सारे जो डिफरेंट कॉन्टिनेंटल मासेस हैं ये कन्वर्ज हुए होंगे। ठीक है, और उसकी वजह से भी पैंजिया जैसा अगर हुआ भी होगा तो हो सकता है। साइंटिस्ट्स यूजिंग द पैलियोमैग्नेटिक डेटा, उन्होंने डिटरमाइन ये किया है कि द पोजीशंस विच इज हेल्ड बाय ईच ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिनेंटल लैंड मास इन डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स। ठीक है, तो बेसिकली उस डेटा के थ्रू फिगर 4.4 में बताया हुआ है। 1 सेकेंड, आपकी फिगर 4.4 में 1 सेकेंड, हाँ ये वाला एरिया बताया हुआ है सारा। पहले कैसा था, 540 मिलियन ईयर्स अगो, 420, 300 मिलियन ईयर्स अगो, 120 मिलियन ईयर्स अगो, प्रेजेंट। ठीक है, ऐसी ऐसी ऐसे इस तरीके से होते हुए आए हैं। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, मोस्टली जो पेनिनसुलर इंडिया है, इज ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ रॉक्स एनालाइज्ड फ्रॉम नागपुर एरिया। नागपुर एरिया की जो वो हैं उस वाले एरिया से हमें पता चला था कि जो ये इंडियन कॉन्टिनेंट की पोजीशन क्या है अपॉन पेनिनसुलर इंडिया की, मोस्टली क्या है बेसिकली, और वो वहाँ पे रॉक्स ढूंढ के हमने बेसिकली पता करा था। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, 3 तरीके की प्लेट बाउंड्रीज हैं। जैसे कि पहली है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जब न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर। प्लेट जो हैं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, और जब दूर हो रही हैं तो बीच में एक दरार आ रही है, तो नीचे से जो मैंटल है उसको जगह मिलेगी और वो फट के बाहर की तरफ आएगा। तो जब नया क्रस्ट बनता है, जब प्लेट्स के दूर जाने की वजह से, ठीक है, द साइड्स वेयर द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड स्प्रेडिंग साइड। जिस साइड से वो एक दूसरे से दूर होना शुरू होती हैं उसको बुलाते हैं स्प्रेडिंग साइड्स। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज मिड अटलांटिक रिजेस, ये हम देख चुके हैं, मिड अटलांटिक रिजेस। एट दिस द अमेरिकन प्लेट सेपरेट हुई थी कहाँ से, यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट से। तो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है वो कहाँ से दूर हुआ, मिड अटलांटिक रिज से, वहाँ से सेपरेशन शुरू हुई अमेरिकन प्लेट की और साथ में यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट की। 1 सेकेंड,
फिर आता है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज. व्हेन द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डाइव्ड अंडर अनदर. ये क्या हो रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं वो प्लेट्स. अब उनमें से एक हल्की होगी और एक भारी होगी. हल्के वाली जो है ऊपर रह जाएगी, भारी वाली उसके नीचे ढह जाएगी. ठीक है, तो एक सिंक कर जाएगी और एक राइज कर जाएगी बेसिकली. ठीक है, अब ये 3 तरीके से हो सकती हैं. अच्छा, द लोकेशन, वो लोकेशन जहाँ पे सिंक हो जाए एक प्लेट, जैसे मैंने बताया भारी वाली प्लेट सिंक हो जाएगी. ठीक है, तो वहाँ उसको क्या बुलाते हैं, सबडक्शन जोन. सबडक्ट कर गई, दब गई नीचे, सबडक्शन जोन. 3 तरीके से हो सकता है कन्वर्जेंस. कैसे, एक ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में, फिर 2 ओशनिक प्लेट्स के बीच में, या 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में. ठीक है, किसी के बीच में भी. ये 3 तरीके से हो सकती है. फिर आती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. ऐसी तरीके से जब क्रस्ट ना ही प्रोड्यूस हो और ना ही डिस्ट्रॉय हो. प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में, और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में डिस्ट्रॉय होता है. ये कब होगा, व्हेन द प्लेट्स स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर. जब हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के साथ ही मतलब वो है हॉरिजॉन्टली मूव करें. Transform faults are the planes of separation generally perpendicular to the mid-ocean regions. Not important as the eruption do not place. ठीक है, not important. Transform boundaries समझ लिया ना आपने, transform कौन सी होती हैं. तो ये है transform boundaries. Then rates of plate movement. The strips of normal and reverse magnetic field that parallel the mid-oceanic ridges help scientists determine the rates of plate movement. कैसे होती है plate movement, ये इससे पता चलता है. ये रेट्स जो हैं एक जगह पे हर जगह सेम नहीं होता, अलग अलग होते हैं. द आर्कटिक रिज हैज़ द स्लोएस्ट रेट, मतलब 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर. और वहीं पे ईस्ट पैसिफिक राइज देखोगे जो ईस्टर आइलैंड की तरफ है इन द साउथ पैसिफिक. ठीक है, उसका फास्टेस्ट रेट है विच इज़ 15 सेंटीमीटर पर ईयर. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू. रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट कोई नहीं पूछता, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे पूछने के लिए. नाउ फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट. फोर्स क्या बन रही है. At the time that Wegener proposed his theory of continental drift, ठीक है, जब वेगनर ने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थियोरी दी थी, तो बहुत सारे साइंटिस्ट को ये लगा था कि जो अर्थ है वो एक सॉलिड और मोशनलेस बॉडी है. एक सॉलिड और एक मोशनलेस बॉडी है. लेकिन जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग देखा हमने और एक यूनिफाइड थियोरी देखी प्लेट टेक्टोनिक्स की, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि बोथ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द इंटीरियर आर नॉट स्टैटिक एंड मोशनलेस बट आर डायनेमिक. तो जो उन्होंने बोला कि सरफेस ऑफ अर्थ ले लो या इंटीरियर ले लो, ये दोनों ही जगह पे कोई भी स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है और मूव करते रहते हैं. द फैक्ट दैट द प्लेट्स मूव इज नाउ अ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट. कि ये बात कि प्लेट्स मूव करती हैं, अब ये इसको बिल्कुल एक्सेप्टेड फैक्ट है और इसी को माना जाता है. The mobile rock beneath the rigid plates is believed to be moving in a circular manner. The heated material rises to the surface, spreads and begins to cool. ये वही वाली बात है, repeated over and over. Generally, what scientists even the earth comes from 2 main sources. ठीक है, first, okay, not important. Arthur Holmes जो थे, उन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया था दिस आइडिया 1936. इन्फ्लुएंस द स्प्रेडिंग द स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट सॉफ्ट एंड मेंटल. ठीक है, ये वही वाली बात है, दोबारा इसको सम अप कर रहे हैं बेसिकली. नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, अब चलते हैं मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट. अच्छा, ये डायग्राम दिया उससे अच्छी तरह समझ आएगा, देखते हैं. इंडियन प्लेट इंक्लूड्स पेनिनसुलर इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शंस. ठीक है, तो आज जो हम देख रहे हैं बेसिकली ये क्या है, ये वाला एरिया. ठीक है, तो ये पहले जो इंडियन प्लेट थी उसमें क्या था, पेनिनसुलर इंडिया, आपका साउथ इंडिया वाला एरिया. ठीक है, एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के कुछ पोर्शंस. द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयाज फॉर्म्स द नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस. ठीक है, जब ये आके मिली है और वहाँ पे आपको नीचे कन्वर्जेंस हुई है. ठीक है, हिमालयन वाले एरिया में. ठीक है, एक प्लेट उठी है ऊपर, एक प्लेट नीचे आई है, बेसिकली कन्वर्जेंस हुई है, याद रखना. कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हुई है कहाँ पे, हिमालयाज वाले एरिया में. ठीक है, नॉर्थ में, और वो हमारी नॉर्थ प्लेट बाउंड्री बनी. ईस्ट में इट एक्सटेंड्स थ्रू राकिनयोमा माउंटेन्स ऑफ म्यांमार टुवर्ड्स द आइलैंड आर्क अलोंग द जावा ट्रेंच. इस तरफ बनता है हमारा ईस्टर्न तरीका. द ईस्टर्न मार्जिन इज अ स्प्रेडिंग साइट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ एन ओशनिक रीजन साउथ. कोई नहीं पूछेगा, डेफिनेटली कोई, किसी ने आज तक ना पूछा है ना कोई पूछेगा. 1 सेकेंड, मैं आपके लिए ईजी कर देता हूँ. क्या पढ़ना है,
लेट्स टॉक अबाउट दैट। एक एक लाइन पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। किरतान माउंटेन पाकिस्तान, मकरान कोस्ट स्प्रेडिंग साइड बिटवीन द इंडियन, ठीक है। इंडिया वॉज अ लार्ज आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट इन अ वास्ट ओशन। ठीक है, पहले एक बार हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, द टेथिस सी सेपरेटेड फ्रॉम ओशियन कॉन्टिनेंट टिल, हाँ ठीक है। सबसे पहले जब ये पूरा इंडियन प्लेट नीचे की तरफ थी तो इसको टेथिस सी जो है, ठीक है, वो इसको डिवाइड कर, मतलब उसको दूर रखता था। किससे? टेथिस सी जो है सेपरेट करता था एशियन कॉन्टिनेंट से इंडियन प्लेट को 225 मिलियन ईयर्स अगो तक। इंडिया इज सपोज टू हैव स्टार्टेड हर नॉर्थवर्ड जर्नी, धीरे धीरे नॉर्थ में आना शुरू किया उन्होंने 200 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास। एंड एट द टाइम व्हेन पैंजिया ब्रोक, ठीक है, जिस वक्त पे पैंजिया टूटा, इंडिया कोलाइड करती है एशिया के साथ 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये चलने लगी, आती गई इसके पास और ये टकराई। यूरेशियन प्लेट है ये, ऊपर ये यूरेशियन प्लेट, इससे नीचे से आता हुआ टकराया। ठीक है, कॉजिंग रैपिड अपलिफ्ट ऑफ हिमालय। और जब वो टकराई 40 से 50 मिलियन ईयर्स को टकराई तो फिर उठा एकदम से वो एरिया और हिमालयाज बने वहाँ पे। तो टेथिस सी के जो सेडिमेंट्स थे बेसिकली वही अब जब दबता जा रहा है, एक बीच में एक सी है, ठीक है, मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट्स हैं 2, इनके बीच में है टेथिस सी। अब ये कॉन्टिनेंट्स जब एक दूसरे टकरा जाएंगे, ये इस तरफ आ रहा है बस की, तो जो ये नीचे के सेडिमेंट्स होंगे वो कहाँ जाएंगे? कुछ इधर निकल जाएंगे, कुछ इधर निकल जाएंगे, और कुछ इनके टकराने की वजह से ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, कॉजिंग रैपिड अपलिफ्ट ऑफ हिमालयाज ये हुआ। द पोजिशंस ऑफ इंडिया सिंस about 71 million years till the present are shown in figure 4.6, देख लिया हमने। It also shows the position of Indian subcontinent and the Eurasian plate, ये भी देख लिया हमने। About 140 million years before the present, the subcontinent was located at south at 50 degrees south latitude। पहले कितना देखो, कितना एकदम इक्वेटर के यहाँ पे नीचे 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे था, और आज देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ के आसपास पहुँच गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंच गया है। पहले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से भी नीचे था, दो कैसे सफर करते हुए बिल्कुल ऊपर आया। द टू मेजर प्लेट्स वर सेपरेटेड बाय टेथिस सी एंड द तिब्बतन ब्लॉक वॉज क्लोजर टू द एशियाटिक लैंड मास। हम टकराए कहाँ से? तिब्बतन ब्लॉक से, इसलिए हिमालयाज के उस तरफ आप देखेंगे तो वो तिब्बतन ब्लॉक है, तिब्बत है वहाँ पे, वो प्लेटो है वहाँ पे, तिब्बतन प्लेटो। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, जब मूवमेंट हो रही थी यूरेशियन प्लेट की तरफ, एक मेजर इवेंट हुआ दैट अकर्ड वॉज द आउटपोरिंग ऑफ लावा एंड फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप्स। इसी वक्त पे क्या हो रहे हैं कि वोल्केनो इरप्शंस बहुत ज़्यादा हो रही थी और लावा आके बैठ रहा था और डेक्कन ट्रैप्स बन रहे थे आपके पेनिसुलर इंडियन उस पे लैंड पे। दिस स्टार्टेड समवेयर अराउंड 60 मिलियन ईयर्स अगो, पहले स्टार्ट हुआ और बहुत लंबे वक्त तक चला। नोट दैट दिस सब कॉन्टिनेंट वॉज स्टिल क्लोज टू द इक्वेटर from 40 million years ago, and thereafter the event of formation of Himalayas took place। 40 मिलियन ईयर्स अगो ही हिमालयाज की जो फॉर्मेशन है वो चालू हुई होना। Scientists believe that the process is still continuing and the height of Himalayas is rising even to this date। साइंटिस्ट का मानना ये है ये प्रोसेस आज भी चल रहा है, ये और क्लोज आती जा रही हैं प्लेट्स, और जो हिमालयाज हैं वो भी राइज करते जा रहे हैं आज भी। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर हैं, नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, ये हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओशंस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अभी तक अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, रुके हैं क्लास में, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर दिए चैनल को अगर आप नए हैं। जो टेलीग्राम चैनल्स मैंने बोले थे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, फ्री में ज्वाइन करना है आपको, बस अपडेट्स मिलते रहेंगे। टारगेट IB एग्ज़ाम्स, आप उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप सीधा ज्वाइन कर सके उसको, और आपको सारे अपडेट्स एग्ज़ाम्स के मिल सकें, सारी क्लास के अपडेट्स मिल सकें, फ्री PDFs वगैरह प्रोवाइड जो कराता हूँ मैं वो मिल सकती है वहाँ पे, तो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।